दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जिस पर 4 के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति के अर्थ को स्पष्ट करें। समाज में सर्वधर्म समभाव के विचार के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो सबसे पहले आप लोग अभिवृत्ति का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद से समाज में सर्वधर्म समभाव के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए निम्नलिखित सुझाव। तो कुछ पॉइंट आप लोग लिखेंगे लोग। और राजनीतिक अभिवृत्ति में देखेंगे लोग तो सार्वजनिक गतिविधियों की राजनीतिक गतिविधि के प्रति पसंद या नापसंद की भावना ही राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाती है। राजनीतिक अभिवृत्ति के निम्नलिखित रूप है। पहला है अतिवादी। तो अतिवादी वे लोग हैं जो यथास्थिति से असंतुष्ट होते हैं। परिणाम स्वरूप वे मौजूदा व्यवस्था में आकस्मिक व्यापक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। आकस्मिक परिवर्तन के लिए कुछ लोग हिंसा का समर्थन करते हैं, जैसे माओवादी। दूसरा है उदारवादी। तो उदारवादी लोग व्यवस्था से कम असंतुष्ट होते हैं, फिर भी ये व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की अपेक्षा रखती हैं। सभी उदारवादी लोगों की समानता, क्षमता एवं बौद्धिकता में विश्वास करते हैं। ये लोग इतना विश्वास करते हैं और तर्क के द्वारा अपने जीवन में सुधार की वकालत करते हैं। तीसरा है नरमपंथी। तो ये लोग नरमपंथी कर्मिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं तथा व्यवस्था में अल्प खामियां देखते हैं। चौथा है रूढ़िवादी। तो परिवर्तन के खिलाफ यथास्थिति के रक्षा में सक्रिय होते हैं। ये लोग इस डर से विश्वास व्यवस्था में सुधार के प्रति सशंकित रहते हैं कि असमर्थ लोग व्यवस्था को खराब कर देंगे। पांचवा है प्रतिक्रियावादी। तो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये लोग आधुनिक मूल्यों का भी विरोध करते हैं तथा पुरानी राजनीतिक प्रतिमान एवं नीतियों को बनाए रखने पर बल देते हैं। जैसे शरणार्थियों के प्रति विभिन्न राजनीतिक अभिवृत्ति के दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो यह कहना उचित है कि अतिवादी व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा शरणार्थियों का स्वागत करते हैं। उदारवादी शरणार्थियों का सीमित स्तर पर स्वागत करते हैं, किंतु रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी शरणार्थियों का विरोध करते हैं और उन्हें अपने व्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक। तो पहला है आर्थिक दबाव। तो गरीब वर्ग अतिवादी होते हैं क्योंकि वे व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा अपने लिए अवसरों का तलाश करते हैं, परंतु जो लोग समाज में अच्छी स्थिति में होते हैं वे सामान्यतः बदलाव नहीं चाहते हैं। आयु में देखेंगे तो युवा वास्तव में जोश होता है, इसीलिए ये या तो अतिवादी होते हैं या उदारवादी होते हैं। युवा वर्ग के पास न केवल धन की कमी होती है बल्कि प्रतिबद्धता और अपनापन का अभाव होता है, जबकि वृद्ध लोग रूढ़िवादी होते हैं क्योंकि समाज के विकास में उनका भी योगदान होता है और अपने योगदान को बनाए रखने के लिए व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक स्तर। तो कुछ लोग नए परिवर्तन के साथ अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, ऐसे लोग उदारवादी होते हैं और परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, किंतु कुछ लोग नए परिवर्तन के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं। और नैतिक अभिवृत्ति में देखेंगे लोग तो नैतिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच ही नैतिक अभिवृत्ति है। कुछ नैतिक अभिवृत्ति इस प्रकार है। पहला है श्रद्धा। तो गहन आदर एवं प्यार करना ही श्रद्धा है। यह किसी वस्तु के स्वयं के इच्छाओं से परे जाकर देखने की अभिवृत्ति है। श्रद्धा नैतिक जीवन की जननी है। और नेक्स्ट है वफादारी। तो किसी मूल्य, विचार और संस्था या व्यक्ति के प्रति ईमानदार बने रहना ही वफादारी है। व्यापक संदर्भ में वफादारी के अर्थ है मूल्यों के प्रति ईमानदार बने रहना। और अच्छाई में देखेंगे तो नैतिक मूल्य के आधार में अच्छाई का अर्थ है कि दूसरों के मदद के लिए तैयार रहना, सहानुभूति, संवेदनशील होना, दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना, स्वयं के साथ की गई गलतियों के लिए दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहना। और नेक्स्ट सत्यनिष्ठा। तो सत्य पर अडिग रहना सत्यवादिता नैतिकता का आधार स्तंभ है और बेहतर प्रशासन और समाज के नैतिक विकास के लिए सत्यवादिता की प्राथमिक शर्त है।
और भावनात्मक समझ इमोशनल इंटेलिजेंस में देखेंगे लोग तो पहला है सामाजिक जागरूकता, दूसरा है संबंध प्रबंधन, तीसरा है स्व जागरूकता और चौथा है आत्म प्रबंधन, पांचवा है आत्म प्रेरणा। भारतीय समाज महिलाओं के प्रति नकारात्मक आवृत्ति के कारणों को स्पष्ट करे। महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इस क्वेश्चन को आप लोग लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लोग। भावनात्मक समझ में देखेंगे तो भावनात्मक समझ किसी की भावनाओं को जानने, समझने, प्रबंधन करने तथा अपनी भावनाओं को जानने और प्रबंधन करने की कला है। और भावनात्मक समझ के निम्नलिखित अवयव है। पहला है स्व जागरूकता, तो अपनी भावनाओं को समझना तथा उस भावना का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना ही स्व जागरूकता है। दूसरा है आत्म प्रबंधन, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही आत्म प्रबंधन कहलाता है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती है, जैसे विध्वंसक आवेग को नियंत्रित करना और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करना, परिवर्तन के साथ ईमानदार बने रहना, आशावादी बने रहना, असफलता के बाद आशावादी बने रहना। और उचित भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तथा विचारों की भिन्नता के कारण अपनी टीम के सदस्यों को निकालने का प्रयास नहीं करते हैं तथा अपनी सहयोगियों की पर क्रोध भी नहीं करते हैं। और तीसरा पॉइंट है आत्म प्रेरणा, तो उच्च भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति स्वयं को लगातार प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए अपने समक्ष चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए नए मार्ग की तलाश करते हैं। चौथा है सामाजिक जागरूकता, तो दूसरों की भावनाओं को समझना और उसके प्रति संवेदनशील बने रहना ही सामाजिक जागरूकता है। इसके लिए सामने वाला की परिस्थितियों को जानना जरूरी है। एक नौकरशाह को सफल होने के लिए अपने अधीनस्थों को भावनाओं को जानना जरूरी है। संबंध प्रबंधन, तो इसका अर्थ है कि दूसरों की भावनाओं को निर्देशित करना, उसके लिए दूसरों की भावनाओं एवं विश्वास को प्रभावित करना तथा संघर्ष के समाधान करना आवश्यक है। संबंध प्रबंधन के कला से नेतृत्व की क्षमता के विकास होता है और एक नौकरशाह या राजनेता अपने विजन को अपने अधीनस्थों को समझाने में सफल होता है। भावनात्मक समझ की क्षमता को युक्त प्रशासक के गुण कौन कौन से हैं? तो विवादों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं संरचनात्मक ढंग से समाधान करना, किसी भी तरह के परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाए रखना, असफलता की स्थिति में भी आशावादी बने रहना तथा सफलता की स्थिति में भी सामान्य बने रहना और अपने अधीनस्थ के भावनाओं को समझना, उसकी परिस्थितियों को समझना और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना, टीम के रूप में कार्य करने की भावना का होना तथा टीम के प्रत्येक सदस्य को निरंतर प्रेरित करना, अपने अधीनस्थों के क्रोध को व्यक्तिगत स्तर पर न लेना, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य को बनाए रखना और सफलता के श्रेय अपने टीम के सदस्यों को देना तथा सफलता के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानना। भावनात्मक समझ की प्रशासन में आवश्यकता, तो सिविल सेवा में भावनात्मक समझ की प्रासंगिकता अधिक है क्योंकि वर्तमान में सिविल सेवक के समक्ष अनेक समस्याएं हैं एवं चुनौतियां पैदा होने लगी है, जिसका समाधान एक सिविल सेवक को ही करनी है। जैसे एक प्रशासक को अपने अधीनस्थ एवं अन्य मंत्रालय के साथ काम करना होता है और सभी का प्रदर्शन, दक्षता एवं स्वभाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रशासक को उन सभी व्यक्तियों से तीव्र गति से एवं सटीकता से निपटने के लिए भावनात्मक समक्ष अनिवार्य है। भावनाओं के बौद्धिक निर्देशन के बिना मनुष्य विनम्र होकर परिस्थितियों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, सही समय एवं सही जगह का फायदा भी नहीं उठा सकता है तथा विरोधाभासी संदेश को भी नहीं समझ सकता है। अतः अधीनस्थों के साथ बेहतर तरीके से निपटने एवं समय के अनुरूप निर्णय लेने के लिए भावनात्मक समझ की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे प्रशासन के समक्ष चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में भीड़ को मैनेज करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है। वस्तुतः भावनात्मक समझ अनिवार्य होता जा रहा है क्योंकि सामाजिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। बेरोजगारी, गरीबी में वृद्धि तथा आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि हो रही है।
आवास, पेयजल, बेहतर चिकित्सा सुविधा के मांग तथा उस अनुपात में संसाधनों का उपलब्ध होना, सुशासन की बढ़ती मांग तथा एनजीओ या मीडिया के द्वारा सरकार की कमियों को निरंतर व्यक्त करना, जनसाधारण से जुड़े मुद्दों का तेजी से राजनीतिकरण होना और जनसाधारण से जुड़ी सरकारी नीति योजना एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर कभी कभी सहमति नहीं बन पाती है। परिणामतः नीतियों का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भावनात्मक समझ एक बेहतर प्रशासक और संगठन की क्षमता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लेकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लोग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।